लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। करीब 12 घंटे यहां पर भी राज्यसभा में भी चर्चा हुई है और उसके बाद जो वोटिंग हुई उसमें बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कुल 139 संशोधन सुझाए गए थे, लेकिन विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। अब विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने भी वक्फ बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए ऐतिहासिक ये पल, पारदर्शिता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि हाशिए पर रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा। संसद की चर्चा में शामिल सदस्यों का आभार। तो 5 बड़े अपडेट जो है वो भी आपको यहां पर बता रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल पर मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री ने इसे आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। जुमे का दिन है आज, दोनों सदनों में बिल पास हो गया है। विरोध इसका हो सकता है, उसको लेकर यूपी, दिल्ली समेत कई शहरों में, कई इलाकों में सतर्कता बरती गई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है। चुनौती यह है कि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है, कुछ नेताओं की तरफ से, कि वो कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी। लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है, और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी, और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है। बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। तो यहाँ पर वक्फ बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। दोनों सदनों में ये पास हो चुका है। उन्होंने लिखा, आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए ये ऐतिहासिक पल और पारदर्शिता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि लंबे वक्त से हाशिए पर रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा। वक्फ सिस्टम दशकों से बिना जवाबदेही के चल रहा था। मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुस्लिमों को नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि पसमानदा मुसलमानों को भी कोई लाभ नहीं मिला। नए कानून से अब लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। नई व्यवस्था आधुनिक और सामाजिक न्याय वाली होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि मजबूत और समावेशी भारत के लिए निर्माण में इससे मदद मिलेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, हिमांशु शेखर मिश्रा और प्रशांत। हिमांशु, अगर पहले मैं आपके पास आऊं, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें लिखी हैं, उन बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है कि किस तरह से गरीब मुसलमान जो हैं उन्हें नुकसान हुआ। मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान जो हैं उनको लेकर भी कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं मिला है। और अब उनका ये कहना है कि जो नई व्यवस्था है उससे सामाजिक न्याय जो है वो भी बढ़ेगा और आधुनिक व्यवस्था जो है वो ये साबित होगी। देखिए, निश्चित तौर पर यही सैद्धांतिक तौर पर सरकार का स्टैंड रहा है कि जो मौजूदा वक्फ व्यवस्था है
उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों की कमी है। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि जो नया कानून पारित हुआ है, जिसके लिए उन्होंने सभी सांसदों को धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस नए कानून के लागू होने के बाद देश में जो वक्फ व्यवस्था है वो पारदर्शी होगी और जवाबदेह भी होगी। और साथ ही जो मंशा रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बेहतर इस्तेमाल की, समाज के हित में, विशेषकर जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, तो ये एक सरकार का प्रिंसिपल स्टैंड रहा है अदिति इस मामले पर। और प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से इस बात को रखा है आज, और सबको धन्यवाद भी दिया है। और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हुई है। अब सबको इंतज़ार है कि इस बिल को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, और फिर इसे लागू करने के लिए जो रूल्स फ्रेम करने होते हैं वो सरकार फिर रूल्स को फ्रेम करेगी स्टेक होल्डर से बातचीत करके, और फिर कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अदिति जी, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, यहाँ पर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं जितने नंबर्स थे उससे कुछ ज़्यादा वोट जो है वो सरकार के पक्ष में पड़े, इस बिल के पक्ष में पड़े। यहाँ पर कैसे आप देखते हैं? यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जिन पार्टियों को लेकर, जैसे बीजेडी है या वाईएसआर कांग्रेस है, जिनको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, इनमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी। हालांकि शुरुआत में ये विरोध की बात जरूर कह रहे थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल अदिति, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि 128 वोट मिले हैं बिल के समर्थन में एनडीए को। इसका मतलब 128 वोट मिले। अगर आप देखिए राज्यसभा में जो दलीय स्थिति है, तो अधिकतम वोट जिसकी उम्मीद एनडीए कर रही थी वो 125 वोट था। इसका मतलब कम से कम 3 वोट जरूर एनडीए को ज्यादा मिले हैं, जिसकी एनडीए की अपनी संख्या से 3 वोट कम से कम ज्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि क्रॉस वोटिंग तो हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ दूसरी पार्टियों के सांसदों ने वोटिंग किया है। अब ये अभी तक नहीं पता औपचारिक तौर पर कि किन पार्टी के सांसदों ने ये वोटिंग किया है, क्योंकि वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो तब ये पता चल पाएगा कि किन सांसदों ने वोट किया इनके पक्ष में। लेकिन 2-3 पार्टियां जो, जैसा बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का आपने जिक्र किया, उन्होंने कल अचानक अपने रुख में परिवर्तन किया। वो पहले से कह रहे थे कि वो विरोध में वोटिंग करेंगे, लेकिन कल उन्होंने परिवर्तन किया अपने रुख में और कहा कि जो सांसद हैं उनकी पार्टी के वो अपने जमीर पर वो अपने हिसाब से जिसको चाहे वोट कर सकते हैं। कोई व्हिप पार्टी ने जारी नहीं किया। ये चौंकाने वाला स्टैंड था। उसके अलावा महाराष्ट्र की जो कुछ पार्टियां हैं उन पर भी ये संदेह था कि उनके कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो कुछ तो ज्यादा वोट मिले ही हैं, कम से कम जैसा मैं कह रहा हूँ 3 वोट। अब किन पार्टी के सांसदों ने दिया है ये नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ा बूस्ट कहा जाएगा सरकार के लिए। जब सरकार कहेगी कि दूसरी पार्टियों का भी हमें समर्थन मिला, भले ये पार्टियां इंडिया ब्लॉक की साथी नहीं हैं औपचारिक तौर पर, लेकिन ज्यादा वोट मिलना सरकार के लिए एक बूस्ट जरूर कहा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु और प्रशांत, आप दोनों का। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, प्रवक्ता है एलजेपी रामविलास पासवान के। डॉक्टर आशुतोष, अगर पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ तो अब तमाम कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई, लेकिन संख्या बल आप लोगों के पास नहीं था, तो दोनों सदनों से ये पास हो चुका है और अब इसके कानून बनने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ औपचारिकता मात्र कहा जा सकता है कि ये रह जाएगा इसका कानून बनना। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद कह रहे थे कि वो कोर्ट का रुख अपना करेंगे उनकी पार्टी, लेकिन किसी बड़े नेता की तरफ से अभी तक और बयान उस तरह से आया नहीं है, या किसी दूसरे नेता की तरफ से। डीएमके कह रही है कि इसके विरोध में वो कोर्ट जाएगी। क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? जी, धन्यवाद। और देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही इस बिल के विरोध में थी और अभी भी है, और सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उच्चतम न्यायालय तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी आपके रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग देख रहा था, और जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम सरकारें करती हैं, कुछ रिपोर्टर्स भी करते हैं। मुझे बड़ा गलत लग रहा था ये शब्द बोलते हुए, लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं। सरकार, एनडीए के पास राज्यसभा में 125 वोट थे और सरकार को 128 वोट मिले, मतलब 3 लोग मिले, 3 एक्स्ट्रा मिले। वो कहाँ से मिले इनको पता नहीं। वो ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अभी वो ब्रेकअप नहीं आया है डॉक्टर आशुतोष, वो तो अभी आपको भी नहीं पता होगा। आप बता सकते हैं कहाँ से मिले? मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मैं उस बात पे आ ही नहीं रहा जी। वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। इंडिया अलायंस के पास 88 मेंबर लोग राज्यसभा में थे और इंडिया अलायंस को 95 वोट मिले हैं।
ये 7 वोट कहां से मिले हैं इसका जिक्र तक नहीं किया। आप सोचिए किस प्रकार से कि मेरा हिस्सा, मेरा सिक्के का पहलू दिखा दिया गया, दूसरे हिस्से का कुछ दिखाया ही नहीं और ये समझा दिया गया कि देश नहीं बताया आपकी रिपोर्टर ने। आप देखिए आपकी रिपोर्टर ने नहीं बताया। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सवाल करते, अगर आप ये कहते कि इंडिया अलायंस को भी एक बड़ी जीत मिली है, 88 मेंबरान होने के बावजूद उनको 7 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ 3 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, तो बात डॉक्टर आशुतोष यहाँ पर ये समझिए, आप ये भी समझिए इस बात को कि जब बिल पास हो गया है तो वो पार्टियां जो विरोध की बात कर रही थी, खुलकर जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि हम विरोध करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जो बात हम पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे और उसी बात का जिक्र मैंने करते हुए उनसे सवाल पूछा था। अब आप ये तो कम से कम मत बताइए, आपसे ये गुजारिश रहेगी कि हम लोग किस तरह से करें ना करें, आपको जो लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट किया वो फैक्ट रिपोर्ट किया है कि कुछ पार्टियां जो कह रही थी कि विरोध करेंगे, बावजूद उसके हो सकता है कि उन्होंने सपोर्ट में विरोध किया। ठीक है, अभी आपसे जो पूछा गया था आपके अगले कदम को लेकर, अगर आप वो बता देंगे तो बेहतर होगा। नहीं, वो हमने बता दिया है। 23 पार्टीज अनअलाइन थी, जिसपे वाईआरसीपी के साथ, बीजेडी के साथ, बीआरएस की 4, एआईडीएमके की 3, बीएसपी की 1, एमएनएफ की 1। हम क्यों ना माने कि एआईडीएमके ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है। अगर वाईआरसीपी और बीजेडी ने सपोर्ट किया है, 3 ही तो एक्स्ट्रा मिले हैं, हमको तो 7 एक्स्ट्रा मिले हैं। हो सकता है शिवसेना की तरफ से भी हो सकता है, महाराष्ट्र की तरफ से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर वो हो सकता है तो इसका मतलब वाईआरसीपी और बीजेडी भी कई साल से हमको सपोर्ट कर गए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये उठा नहीं आशुतोष जी, अब देखिए दोबारा मैं अपनी बात रिपीट करूंगी, उसका कोई मतलब नहीं, हम इससे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं आशुतोष जी, वक्त की कमी होती है, इतना तो आप भी यहाँ पर होते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए, ज़ेबा खान जी है प्रवक्ता कांग्रेस की, सिद्धार्थ यादव है प्रवक्ता है बीजेपी के। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर अब रास्ता जो है आप लोगों का साफ हो गया है, लेकिन एक सवाल, एक कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर हम यहाँ पर अगर बात करना चाहें कि कुछ एक पॉइंट्स जो थे इसमें ये भी कहे गए थे कि 5 साल तक इस्लाम का जो पालन करते हो वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। क्या उसको लेकर आप थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से उस बात को साबित किया जा सकेगा? देखिए अदिति जी, वक्फ का जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही प्योर और सैंक्टिटी भरा कंसेप्ट है। कोई एक मुसलमान ही वक्फ को कर सकता है। कोई मुसलमान जो अपनी जमीन को दान देगा, और वो भी किन कारणों से देगा, किस लिए देगा, उसी को वक्फ माना जाएगा। अब आप या मैं, अगर हम दान देंगे, वो भी वक्फ में इंक्लूड किया जा सकता है। पर आज वक्फ का डोनेशन मुसलमान ले और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ये तो उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए है। ये दो तरफा बात कैसे हो सकती है कि वक्फ में हम चाहते हैं कि जो रिलीजियस इश्यूज हैं वक्फ से रिलेटेड, उसमें तो कोई नॉन मुस्लिम आए नहीं, पर वक्फ में अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान डाल दिया गया तो इससे हमको आपत्ति है। तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सदन में लेकर के भी इसको एक बहुत व्यापक चर्चा और डिटेल चर्चा की गई, कोई भी मुसलमान, और मैं इसका तो उदाहरण मैं कई टीवी शोज पे दिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, आशुतोष जी कल को तय कर लें कि वो मुसलमान बन जाएं, या उनके पार्टी के नेता अखिलेश जी तय कर लें कि मैं खुल करके बता दूं कि मैं मुसलमान बन गया हूं, तो उनको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कोई अगर मुसलमान है तो उसको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो ये साबित कैसे होगा? अगर कोई मुसलमान है तो वो मुसलमान है। अगर आपने कन्वर्जन किया है तो 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप वक्फ में जाकर के वक्फ का डोनेशन कर सकते हैं, वक्फ का बेनिफिट ले सकते हैं और अन्यथा चीज कर सकते हैं। इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। ठीक है ज़ेबा जी, आप इस पे जी ज़ेबा जी कुछ कहना चाह रही हैं इस पे? जी ज़ेबा जी। देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि वक्फ करने के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। ये आप कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे? कैमरा लगाएंगे, किसी के घर के अंदर जाकर देखेंगे वो नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या कर रहे हैं? मतलब ये बिल्कुल बेवकूफ जैसी बातें हैं कहने के लिए। और आप जो वक्फ के ये में आप नॉन मुस्लिम्स को रखते हैं, वो चैरिटी तो नहीं कर सकते हैं, वक्फ को दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें रह सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह बोला गया है कि आप मुस्लिम महिलाओं की चिंता करते हैं, तो मुझे बहुत ये हास्यास्पद है कि जो सरकार एनडीए में, आप बता दीजिए ना कितनी मुस्लिम महिलाएं, अगर सही में इन्हें मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो कितनी मुस्लिम महिलाएं विधायक है, कितनी मुस्लिम महिलाएं लोकसभा में सांसद हैं, कितनी मुस्लिम महिलाएं राज्यसभा में सांसद हैं। अगर आपको इतनी ही मुस्लिम महिलाओं की चिंता है, राज्यसभा में बना दीजिए सांसद 20-25 महिलाओं को। नजीब की मां आज तक रो रही है, बिल्किस बानो
के बलात्कारियों को फूलमाला देकर आप ही के सरकार में गुजरात में स्वागत किया जाता है। ये सिर्फ महज एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। कब से आपको देश में गरीब मुसलमानों की चिंता हो गई? कब से आप ही थे जो कोरोना काल में ठेले वाले, रेवड़ी जो पटरी पर बेचते थे, सब्जी बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, बोलते थे पहचान कीजिए, ठेले पर लिखिए और पहचान। बिल्कुल ज़ेबा जी, मैं आगे लूंगी, आपकी आवाज़ थोड़ी यहाँ पर कट रही है, लेकिन आपकी बात यहाँ पर हमने सुन ली है। एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। वक्फ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह जो है, उनका भी एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ है। गृह मंत्री ये भी लिख रहे हैं कि न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली हैं और इससे निश्चित ही मुस्लिम समाज के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूं। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों और सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो हमारे पास साथ यहाँ पर तमाम मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, आप इस मामले पर जो गृह मंत्री का ट्वीट है उस पर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो बात अभी ज़ेबा जी कह रही हैं कि न्याय और समानता की शुरुआत की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, जवाबदेही और पारदर्शिता की जो बात आ रही है उससे विपक्ष बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। वो सीधे तौर पर यही कह रहा है कि ये सीधे तौर पर ज़मीन जो है वो लेने की मंशा नजर आती है सरकार की। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के हमारी साथी प्रवक्ता प्रश्न उठाते हुए कह रही थी कि हमको कब चिंता हुई मुसलमानों की। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, महिलाओं के लिए कभी कुछ बात कह सके। ये देश की संसद ये गवाह है कैसे शाहबानों के लिए देश की संसद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पलट दिया गया था और एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस के उसके अधिकार से वंचित रख दिया गया था। आज जिस वक्फ कानून के अंदर ना ही बोहरा समाज से, ना अगाखनी समाज से, ना पसमानदाओं से, ना पिछड़े मुस्लिम समाजों से, ना महिलाओं से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ एलिट मुस्लिम्स, कुछ चुनिंदा लोग वक्फ की सारी जमीन को आनंद ले रहे हैं। 166 करोड़ का जहां रेवेन्यू वक्फ की जमीनों से 2019 में हुआ करता था, वो घट करके 2024-25 में 9 लाख रुपए पे आ गया, नेग्लिजिबल हो चुका। जो उससे पैसा निकल करके जिन गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना था, जिसके लिए वो डोनेशन दी गई थी, वो इस्तेमाल ना होकर के 5 स्टार की बिल्डिंग बनने लगी। पहले तो आपने औरों की जमीन को वक्फ बताया, फिर उसी वक्फ पर खुद ही कब्जा कर लिया। सिद्धार्थ जी, वो एक सवाल और उठा रही है कि आपकी पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व है। फिर वो एक सवाल और उठा रही है, फिर ज़ेबा जी, जिसकी बात का आप जवाब दे रहे हैं, एक और सवाल उठा रही है कि आपकी पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व है मुस्लिमों का, वो भी फिर जाहिर करें। नहीं, ये प्रतिनिधित्व जाहिर करके इस देश में कानून बनाए जाएं या इस देश का संविधान उसको मैंडेट करे, ऐसा नहीं है। आज ट्रिपल तलाक को लेकर के अगर मुस्लिम महिलाएं, और मेरी तो बहन ज़ेबा खान यहां बैठी हुई है, ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून अगर इस देश में बनाया और ट्रिपल तलाक के तंज से मुस्लिम महिलाओं को बनाया, तो ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा नहीं बचाया? आप बचा लेते और बताते अपना प्रतिनिधित्व। तो आप बता देते कि हमने तो इतने सांसद विधायक बनाए इसलिए हमने महिलाओं को बचाया। जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया उन्होंने हक छीने। ये जो कहते हैं ना सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन देने वाले, उन्होंने संसद में ला करके शाहबानों को प्रताड़ित किया। सुप्रीम कोर्ट उनको अधिकार दे रही थी। ज़ेबा जी, मैं आऊंगी, मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा ही नहीं पाई। सिद्धार्थ जी, संविधान से चलते हैं, वो लोग इनको अधिकार देते हैं। जी, धीरेन्द्र कुमार जी, अब आप यहाँ पर अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, आपकी बारी। देखिए, ये मैं आज देश के करोड़ों उन गरीब मुस्लिमों को बधाई देता हूं कि एनडीए सरकार के तरफ से अगर उन गरीबों को ईद की ईदी इसको कर सकते हैं, ये साधारण बिल नहीं है। खुशी देखना है तो जाके देखिए आगा खानी समाज में, बोहरा समाज में, अंसारी समाज में, जुलाहा समाज में, पसमानदा समाज में, जहां पर मिठाइयां आज हो रही है, ईद आज मनाई जा रही है। किस तरह से कुछ चंद लोग इस वक्फ बोर्ड में बैठे हुए थे। अभी हमारी बहन बोल रही थी महिलाओं का प्रतिनिधित्व के बारे में। 30 वर्षों से मात्र 8 महिलाएं इस बोर्ड में रही। क्या यही प्रतिनिधित्व है? क्या यही सच्चा आप हिमायती हैं नुमाइंदगी देने के लिए महिलाओं को? आज मैंडेटरी अगर इस बिल ने किया है कि अब महिलाएं हर हालत में 2 रहेंगी, तो ये कोई साधारण निर्णय है? ये देश के इतिहास में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की संपत्ति है उससे उनके गरीब मजलूम लोगों की
अकलियतों के विकास की एक नई राह खुलेगी। और ठीक मोदी है। जी जब कहते थे कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, इससे इनको परहेज होता है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो चंद लोग जो आज इस बिल में गेहूं के तरह नाक बनकर बैठे हुए थे, किसी गरीब के पास उसका हक नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है धीरेन्द्र जी, मुझे वापस एक ज़ेबा जी अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए यहाँ पर, उसके बाद मैं डॉक्टर आशुतोष के पास जाऊंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं आप महिलाओं की, तो आप सीधे राज्यसभा भेज दीजिए ना 20 महिलाओं को, अगर इतनी हमारी चिंता है। आप तो अगर इस झूठे केस में भी आरोप लगने से भी घर को डेमोलिश करने में टाइम नहीं लगाते हैं, बुलडोजर लेकर चले आते हैं और कोई होने वाला नहीं होता है, तब क्या आपको मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं होती है? और लिंचिंग के समय झूठे गौ रक्षा के आरोप में गरीब मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता और कोई कुछ नहीं बोलता है, धूप तक नहीं देखता है, मुंह नहीं हिलते, लब तक नहीं हिलते। ज़ेबा जी, एक पॉइंट जो धीरेन्द्र जी उठा रहे थे उसका भी जवाब दीजिएगा। प्रॉपर्टी को भड़कने का एक भोग है। जी ज़ेबा जी, एक सवाल जो धीरेन्द्र जी उठा रहे थे उसका भी जवाब दीजिएगा कि खुद वक्फ में महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर थी पिछले इतने दशकों में। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा है या नहीं है, लेकिन प्रावधान तो थाना के रह सकती है, इसमें इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है, घुमा फिरा कर ये जो है पूरा सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा की नियत और नियति, और दूसरी बात पूरे देश को पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जी, रुख हवाओं का भी देख, आग लगाने वाले कोई चिंगारी उड़कर तेरे घर तक ना पहुंचे। अपने ही देश में, अपने ही परिवार में, अपने ही भाइयों में, अपने ही घर में आप आग लगा रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा। इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर आशुतोष के पास में जाऊंगी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 2 तारीख को जी, 2 तारीख को अदिति जी डॉक्टर आशुतोष के सामानों पर जो आया जी, ज़ेबा जी, आशुतोष जी को भी, उनका भी वक्त दीजिए। लगाया जा रहा है और यहाँ पर यही दिन को चुना के अदिति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और LGPR, मैं भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान के पास कितनी जमीन है? ज़ेबा जी, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आशुतोष बात रखना चाहते हैं आप। जी ज़ेबा जी, आपने अपनी बात रखी, आएंगे ज़ेबा जी, आपके पास भी आएंगे। आप अपने फेलियर को मुसलमानों के आड़ में वक्फ बिल के संशोधन में छिपाना चाहते हैं, ताकि देश के बेरोजगार युवा आपसे सवाल न कर सके। ठीक है ज़ेबा जी, समाजवादी पार्टी के साथी भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। रुकिए ज़ेबा जी। जी डॉक्टर आशुतोष। अदिति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और LGPR की दोनों की पोल एक करके खोलता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने देश को बहकाया है। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं तो छोड़ दीजिए, मुस्लिमों का कितना रिप्रेजेंटेशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये सवाल आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे पाए। बिल्किस बानो के गैंग रेपियों को माला पहनाने वाली सबरीमाला केस आपको सबको याद है, जहां पे महिलाओं पे जाने का, मंदिर में जाने का विरोध खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने किया। वो लोग बात वक्त में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को हो रही है। सिद्धार्थ जी, उनको अपनी बात मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आऊंगी मैं आपके पास, आपको प्रतिक्रिया देनी ही होगी, आऊंगी। तो बिल्किस बानो के रेप के एक्यूज लोगों को पुरस्कृत करने वाले, सबरीमाला केस को अपोज करने वाले, RSS में 0 रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का, और बीजेपी में आज तक कितने रिप्रेजेंटेशन और अध्यक्ष बने हैं वो। साथ में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, महिला आरक्षण बिल आया, तो उसमें पिछड़े तबके के, दलित तबके के, SC ST का रिजर्वेशन का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उनको महिलाओं की बात याद आ रही है। और ये LJPR, रामविलास पासवान, हम पूछते हैं उनको, भारत में बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने दम पे राजनीति करी है। दिवंगत रामविलास पासवान वो थे जिन्होंने 2002 में दंगों के लिए मोदी को गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि जिम्मेदार हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया। और 2005 में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री ना बनाने के चक्कर में सरकार नहीं बनी, वो एक छद्म राजनीति और अपनी। चलिए डॉक्टर आशुतोष, एक और चीज, आप लोगों के पक्ष में एक और पार्टी यहाँ पर उतर आई है वक्फ बिल के विरोध में, BSP जो है वो भी उतर आई है। मायावती की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है, वक्फ बिल के विरोध में उतरी है मायावती। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में बिल को पास करवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल से हमारी पार्टी सहमत नहीं है
बिल को समझने के लिए और वक्त मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई, जल्दबाजी में बिल को लेकर पास करवाया। इस बिल से हमारी पार्टी सहमत नहीं, बिल को समझने के लिए और वक्त मिलना चाहिए था। और एक और खबर सामने आ रही है वक्फ बिल को लेकर, बिहार में भी अब सियासत गर्मा गई है। पटना से खबर आ रही है जहां पर आरजेडी ने पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और उसमें लिखा है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले, इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। तो यहाँ पर किस तरह से मुस्लिम वोट गणित जो है वो यहाँ पर क्या वक्फ कानून से बदल सकता है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस तरह से ये पोस्टर लगाया गया आरजेडी की तरफ से, इसी साल चुनाव बिहार में आने वाले, बिहार में मुस्लिम आबादी जो है वो 18% है, 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका जो है वो ये निभाते हैं मुस्लिम समुदाय जो है। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जो है ये है, किसको कितने वोट मिले हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो 2019 में हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको आंकड़ा। 2019 में एनडीए के पास 6%, महागठबंधन के पास 77% जो गए थे। 2020 की बात करें तो 5% एनडीए के पास और 76% महागठबंधन के पास थे। और 2024 की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा बदला, एनडीए के पास 12%, महागठबंधन के पास 87% जो हैं वो गए थे। सिद्धार्थ जी, आप आशुतोष जी और जेबा जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आप सबसे, आप लोग मुद्दों को बहुत पीछे इतिहास में ले जाते हैं, वक्फ का मुद्दा अभी चल रहा है, उस पर हम रहेंगे तो बेहतर होगा। इसी मुद्दे को लेकर और बोलना चाहता हूं, 10 सेकंड की, फिर उसका भी जवाब दे दूं। जी अदिति जी, बात में ये समझना चाहिए कि ये पूरा गणित ये क्यों किया गया। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कारोबारी मित्रों को जमीन देने के लिए ये सारा प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास में है तो वो है रेलवेज के पास। 33 लाख करोड़ की जमीन है, जिसमें मोदी कैबिनेट में पिछले साल 2022 में वहां का रेलवे लैंड लीज को बदलाव कर दिया और पहले वो प्राइवेट सेक्टर को 5 साल में दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के 35 साल कर दिया गया। और लाइसेंसिंग फीस जो पहले 5% थी वो घटा के 1.5% कर दी गई। तो रेलवे की जमीन पहले दोस्तों को दी, उसके बाद जमीन आई डिफेंस की। डिफेंस में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेके आए। वहां पे लगभग 62,000 एकड़ जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ थी, उसको 74,000 करोड़ अब वक्त की कमी है आशुतोष जी, जवाब तो देने दीजिए, वरना आप बोलेंगे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। आने दीजिए एक बार। मैंने बड़े संयम और शांति से आशुतोष जी की बात को सुना, और मैं बहुत इतिहास में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे। आजकल एक नया फैशन भी बन गया है, सुबह उठते हैं पोल खोलेंगे, एक्सपोज करेंगे। पर गायत्री प्रजापति, मोहित खान, नवाब सिंह यादव और लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है वाली पार्टी महिलाओं पर बात ना करे तो बेहतर है। पर क्या महत्वपूर्ण था आज आपकी डिबेट में, एक महिला प्रवक्ता भी यहाँ बैठी हुई है। एक प्रावधान ऐसा हुआ जिसमें वक्फ के अंदर देश में अब महिलाओं को मैंडेटरी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, उनको वहां पर स्थान मिल रहा है, 2 स्थान उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे। और शो पे कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। क्या फिर बड़ा विषय, जहां इतने वर्षों तक एक चीज को इतना एक्सक्लूसिव बनाया गया कि कोई पिछड़ा, शोषित, वंचित, महिला, बैकवर्ड समुदाय से आने वाला, बोहरा समाज से आने वाला, उसको उसकी आवाज नहीं मिल पा रही, उसको उसका स्थान नहीं मिल पा रहा। करोड़ों की जमीन, इतनी बड़ी बड़ी जमीन, 8 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज, और उसको उसका एक बेनिफिट किसी को नहीं मिल पा रहा। आज अगर उसमें पारदर्शिता आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आज उसका लाभ अगर बढ़ रहा है, उसकी डिजिटाइजेशन अगर हो रही है, उसके लाभ को एक्सपैंड किया जा रहा है, इन सब पार्टियों को दिक्कत है। मैं देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, लोचा कुछ और है। ये लोग आनंद ले रहे थे इन पार्टीज का, इन प्रॉपर्टीज का, ये लोग आनंद ले रहे थे उन लोगों का। कैसे हो जाता है कि मुख्तार अंसारी, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये सब पे कब्जा कर लेते हैं? कैसे हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे हैदराबाद पे कब्जा कर लेते हैं? कैसे हो जाता है कि प्रॉपर्टियों का आनंद अब्बू आजमी लेंगे? पर कैसे हो जाता है प्रॉपर्टियों का आनंद आजम खान लेंगे? वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आप सभी को यहीं पे रोकूंगी। मैं